नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। आपके चार्ट में बुध ग्रह बली है या निर्बल है? इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्र, मंगल का निर्बल होना या बली होना किस प्रकार से जाना जाता है हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बुध ग्रह अलग अलग प्रकार से बड़ा वर्सेटाइल माना जाता है। चाहे हम लाइट साइड की बात करें, चाहे डार्क साइड की बात करें, दोनों साइड बराबर की इज्जत मिलती है। और बुध का अगर हम साधारण एक शाब्दिक अर्थ निकालना चाहे तो हमारा बुद्धि का द्योतक है, या कह सकते हैं हमारा जो न्यूरोनिक सिस्टम है। ध्यान रखना है, बृहस्पति जो है वो बात करते हैं कहीं ना कहीं ज्ञान की, और उस ज्ञान में हम अपने मोरल वैल्यू को भी जोड़कर देखते हैं, नैतिक मूल्यों को। और जहां बुद्ध की बात आती है, हमारे बौद्धिक स्तर या कह सकते हैं हमारा रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय, हम किसी चीज को रिस्पॉन्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अब वो बुद्धि गलत भी हो सकती है, वो बुद्धि अच्छी भी हो सकती है। इस कारण से बुद्ध का किसी के साथ कोई वैमनस्य नहीं है। ध्यान रखना, एक राक्षस की भी बुद्धि, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं, अभी मोरल वैल्यू की बात नहीं कर रहा। एक राक्षस की बुद्धि एक देवता से बहुत प्रखर हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा उस बुद्धि से, है तो बहुत बुद्धिमान वो, लेकिन उस बुद्धि से उसने अपना जीवन सार्थक नहीं किया। अंततोगत्वा उससे अपयश ही मिला उस बुद्धि से। इसीलिए बुद्ध को, ठीक है, हम सामान्यतः कह देते हैं कि भाई ये राहु का भी मित्र है और शनि भी बैठ जाए साथ में, डार्क साइड के प्लैनेट। लेकिन जहां बौद्धिक स्तर को हमें ठीक रखना है, यानी उस बौद्धिक स्तर पर कहीं ना कहीं हमारा नैतिक मूल्य हावी रहे, या कह सकते हैं हमारा धर्म उस पर हावी रहे, तो बुद्ध पर कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों का प्रभाव होना जरूरी है। और बुद्ध क्योंकि बुद्धि का देवता है, इसीलिए हम उसको अपने मस्तिष्क का वो पार्ट जो हमारी पकड़ में नहीं है उसके साथ भी जोड़कर देखते हैं। सभी लोग कहते हैं भी मेरा 2% दिमाग काम करता है, कोई 3% वाला है। कहते हैं कि कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे। हालांकि भारत के पुराने जितने भी ऋषि मुनि हैं, जिनको हम एक उस समय का बहुत बड़ा साइंटिस्ट की श्रेणी में कह सकते हैं, कि उनके बौद्धिक स्तर की बात करें तो उन्होंने अपने बौद्धिक स्तर को कोई 90%, कोई और ज़्यादा अधिक तक पहुंच गए। लेकिन आज हमारे पास जो आधुनिक विज्ञान में प्रमाण है, वो कहते हैं भी 8%, 10% तक ही हम पहुंच पाए हैं। कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक, उन्होंने अपने मस्तिष्क का इतना उपयोग किया। तो इस उपयोग को बढ़ाने के लिए किसको बलि किया जाए? याद रखना, जहां बात आती है नैतिक मूल्यों की, ज्ञान की, वहां बृहस्पति हर चीज को शुभ कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है हमारे मस्तिष्क की, हमारे न्यूरॉन्स की, हमारे नर्वस सिस्टम की, वहां हम बुद्ध को ही सर्वे सर्वा मानेंगे। हमें रेफरेंस कभी भी लेना है तो मैंने पहले भी कई बार बताया है, मेष लग्न से ही रेफरेंस लेना है। इनका जो राशि है मेष लग्न में जो डिसाइडेड है, उनके कहीं ना कहीं कारकत्व आप यहां भी देखेंगे। जब आगे हम यहां डिस्कस करेंगे लिस्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट। वो आपको एक ही जगह पर सभी कारकत्व हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया है, कि कई जगह हमने 2 कारकत्व डिस्कस किए। तो अभी हमने कोशिश की कि सारे कारकत्व एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आए, ताकि आप तुरंत समझ पाए। तो जैसे मैं बता रहा था, मेष लग्न को ही रेफरेंस मानना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न मानी जाती है। तो तृतीय भाव के जो जो बुद्ध का संबंध बनता है, हालांकि बुद्ध पराक्रम की बात करता है, लेकिन ये पराक्रम कभी भी जैसे तृतीय भाव में हम मंगल कारकत्व भी मानते हैं, लेकिन इसका जो पराक्रम होगा वो वाणी पराक्रम होगा। मतलब जैसे अगर यहां पर हमने लिखा है स्पर्धा भाव होगा, लेकिन प्रेम के साथ। ये कंपटीशन करता है, लेकिन जैसे 6th हाउस को भी हम बोलते हैं कंपटीशन विनिंग जो स्पिरिट है। तो जो सच में जो कंपटीशन विनिंग स्पिरिट मानी जाती है, उसमें कभी मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे आप जीतें चाहे मैं जीतूं। ये भावना बुद्ध की है। तो ध्यान रखना, आपको 3 और 6 किसी भी कार्य का अच्छा इनिशिएटिव और उस कार्य का कंप्लीशन हम बुद्ध के साथ जोड़कर देखेंगे। अब मिथुन राशि कहीं भी चली जाए, उस
हाउस की एक प्री इमेज लेकर जाएगी। भाई जैसे कहते हैं ना भी जीवात्मा कहीं भी जाता है तो पुराने शरीर की एक प्री इमेज लेकर जाता है, उसके जो पूर्व जन्मों का जो कर्म फल है उसी रूप में वो लेकर जाता है। तो अब ये कहीं भी चला जाए, चाहे वो यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो 3 नंबर का वो प्रभाव उस पर रहेगा ही रहेगा। तो आप समझ सकते 3 नंबर किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो हमने यहाँ कारकत्व में लिखा हुआ है। कारकत्व में बुद्धि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो नाम से ही पता लगता है। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बुद्धावतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु का बुद्धावतार, जिन्होंने अपने कहते हैं अपने समाधि तक अपने आप को पहुंचाए। जब समाधि की बात कर रहे हैं यानी हम अपने मस्तिष्क को 100 तक लेकर गए, हमारे अपने जो आज्ञा चक्र या कह सकते हैं हमारे सप्त शक्ति चक्र को भेदते हुए हम सहस्त्र दल तक पहुंचे और हमें वो असीमित शक्ति का या उस 100% मस्तिष्क का एहसास हुआ। क्लियर। घोड़ा जो कहीं ना कहीं प्रजापति की सेवा के लिए भी जोड़कर देखा जाता है, तो वो भी इसके कारकत्व में गिना जाता है। गणित, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैंने पहले ही बताया रिएक्शन टाइम जिसका अच्छा है। भाई आपको बोला, देखिए इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसका गणित अच्छा नहीं है, लेकिन यह रिएक्शन टाइम का बहुत बड़ा फेर है। किसी ने गणना करके 2+2 बताया 4, लेकिन एक ने 2+2 बताया बहुत कम समय में, उसको बुद्ध ज्यादा बली मानना है। रिएक्शन टाइम या रेस्पॉन्स टाइम जिसको बोलते हैं, वो कम लेता है, समय कम होगा तो रेस्पॉन्स क्विक आएगा। क्लियर। तो गणित की गणना है। वाणिज्य, तो कोई भी प्रकार का अकाउंट्स है, इसमें आप रीजनिंग ब्रेन भी शामिल करेंगे। कोई भी इस प्रकार का अलग अलग चीज़ें जांचनी है, उसमें से तुलना करनी है, वो सब चीज़ें बुद्ध के पास है। इस प्रकार का जिसको रीजनिंग ब्रेन बोलते हैं, बुद्ध के पास है। और इसमें वाणी कहीं ना कहीं देखिए 2 और 3 नंबर इसमें विभेद है। जहां बात करते हैं हमारी आध्यात्मिक वाणी की, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक वाणी, इसका कहते हैं प्राइमरी कारक तो बृहस्पति है, उसके द्वितीय कारक में शुक्र को भी शामिल किया जाता है। लेकिन जहां हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आती है, सांसारिक वाणी, किसी सांसारिक विषय में आपकी बोलने में दक्षता, उसको हम तृतीय भाव से जोड़कर देखते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के वाणी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट वाणी के लिए जब कभी भी कोई बोलता है 2 और 3 दोनों को मिलाकर देखते हैं। कोई ज्योतिषी है बहुत बड़ा, उसकी बातें कही हुई सच हो जाती हैं, फिर आप तृतीय भाव से ज्यादा द्वितीय भाव को पकड़ेंगे। कोई और भी ज्योतिषी है, वो बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बातें वो जो बताता है सार्थक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव कमजोर है, तृतीय भाव बली है। तो आप समझ सकते हैं सांसारिक विषयों की जहां तक बात है, कोई प्रेजेंटेशन देना ज्योतिष नहीं है। ध्यान रखना है, ज्योतिष तो कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की बात करता है, जो सेकंड हाउस के साथ ज्यादा अटैच करना है। और थर्ड हाउस में हम, जैसे कोई बहुत बढ़िया मैथमेटिक पढ़ा लेता है और कोई रीजनिंग बहुत बढ़िया पढ़ाता है, उसका एक तो होता है भी जानना, उसको प्रेजेंट करना, ये मुख्य रूप से तृतीय भाव का विषय है। तो राजकुमार, तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव के साथ हम अपने भाई बहन, हमारा जब पालन पोषण और उसके साथ भी देखते हैं, तो राजकुमार, तो ये ध्यान देना जो भी बचपन का जीवन होगा आपका, उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध शामिल होंगे। अगर बुद्ध नीच का होकर नीच भंग में आ गया है, तो बचपन का जीवन आपका काफी ज्यादा कष्टमय रहा, लेकिन वो नीच भंग राजयोग में आ गया है, बड़े होने के बाद उसका आपको एहसास भी नहीं हुआ। और अगर वो परमानेंट ही कमजोर शत्रु राशि में पड़ गया है, तो फिर वो आजीवन उसका आपको कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी। लेखनी कला बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि तृतीय भाव से हम अपनी राइटिंग एबिलिटी भी जांचते हैं। तो बुद्ध एक बहुत बढ़िया लेखक है, और स्वभाव से आपको पता है ये लेखनी में सदैव एक श्रृंगार रस के साथ साथ प्रेम रस, ये बड़ा अच्छा, क्योंकि दोनों मिलन है। मिथुन राशि भी है इसकी, यानी हमें ध्यान देना, जब किसी भी प्लैनेट को हम डिकोड करना चाह रहे हैं, उसके बल को जानना चाह रहे हैं,
तो उसके राशि के बल को, राशि के स्ट्रक्चर को भी समझना है कि मुख्य रूप से इसको किसके लिए डेजिग्नेट किया गया है। इसको तृतीय भाव जो कालपुरुष की कुंडली में तृतीय राशि यानी मिथुन है, और छठा भाव जो कन्या राशि है, तो इसका मुख्य रूप से कैसा स्ट्रक्चर है वो उस प्लैनेट पर भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो ध्यान देना आपको कि लेखनी कला में माहिर होगा व्यक्ति। हरा वर्ण, इसको हम ग्रीनरी के साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो कहते हैं कि हरे रंग को देखने से हमारे आईकॉन्स को सबसे कम वर्कआउट करना पड़ता है, इसीलिए हमें बड़ा रिलीफ मिलता है। आसपास कोई वनस्पति है तो उस हरी वनस्पति को, हरे साग सब्जी को हम बुद्ध के साथ जोड़कर देखते हैं, प्रयोग में भी शामिल करते हैं। भाई जैसे बुद्ध किसी का निर्बल है तो इस प्रकार के वनस्पतियों का दान करने के लिए, इस प्रकार की वनस्पतियों खुद से ग्रीन हाउस बनाने के लिए नर्सरी बनाने की प्रेरणा दी जाती है। भाई आप अगर संभव हो, आपके आसपास कहीं जगह हो, गार्डन, बैकयार्ड में कहीं भी जगह हो, तो आप ग्रीन हाउस बनाएं, पौधारोपण करें, स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि नर्सरी का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा, और बुद्ध भी उम्र में कम माना जाता। तो अगर आप कोई इस प्रकार के पौधे उगाते हैं जिसको ग्रीन हाउस की जरूरत पड़ती है, तो आप बहुत बढ़िया प्रयोग काम करेगा। फिर बात करते हैं इसमें व्याख्यान। कोई भी चीज को, एक तो होता है भाई बोलने में ठीक है, लेकिन किसी चीज को सिलसिलेवार ढंग से प्रेजेंट करना। अगर किसी का बुद्ध जो है वो बली नहीं है, मान लीजिए वो तृतीय भाव में मंगल का प्रभाव अच्छा है लेकिन बुद्ध बहुत बुरी स्थिति में है, तो मानेगा तो है नहीं, वो बोलेगा तो है ही, लेकिन समाज उसकी वाणी को अच्छा माने या बुरा माने। अब कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, वो ऐसे शब्द पेश करते हैं जो सामान्यतः किसी की बोलने की जल्दी हिम्मत नहीं होती है। कुछ ऐसे जो शब्द हमें कई बोलचाल की भाषा में थोड़े से अभद्र जान पड़ते हैं, लेकिन उनकी वाक चातुर्य ऐसी होती है, जिनका बुद्ध बली है, ऐसे पेश करेंगे वो उस समय अनुसार एकदम फिट बैठता है। और बुद्ध कमजोर है, बेशक तृतीय भाव आपका बली है, ध्यान रखना है, बुद्ध कमजोर है, तृतीय भाव आपका बली है, तो आप कोशिश करेंगे उसको प्रेजेंट करने की, पराक्रम ज्यादा है, लेकिन वो कहते हैं एक सिलसिलेवार ढंग से उस व्याख्यान में वो फिट नहीं हो पाएगा। बोलना कब था, बोल कब पड़े, तो वो अनफिट सा जान पड़ता। आप एक बहुत बड़े व्याख्यान में भाग नहीं ले सकते हैं, क्लियर हो गया, एक लाइन तक बोलने में सीमित है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है बुद्ध की, जो कहीं ना कहीं तीसरे भाव से ही संबंध बना रही है। और मृदु वचन, भाई मिथुन राशि को बोलते भी है बुद्ध का रोमांटिक फेस, तो मीठे वचन बोलने में और बड़े प्रेम से बोलने में, डिलीवर करने में माहिर है। फिर इसमें नपुंसक पुरुष, ध्यान देना, इसके कारकत्वों में बुद्ध को हम एक बिना जेंडर का, लेकिन ज्यादा बाइसिंग इसकी बुद्ध की तरफ है। जैसे कई दफा हम कहते हैं कि भाई पंचम भाव से हम संतान की बात करते हैं कि इसका संतान किस प्रकार का होगा। अब जैसे मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि है जो ऑड नंबर है और सूर्य की राशि, और यहां बुद्ध बैठ जाते हैं, तो ये क्या इशारा कर रहा है कि पहली संतान बेबी बॉय होने के बहुत चांसेस हैं। मैं अभी दूसरे प्लैनेट को शामिल नहीं कर रहा हूं कि कौन कौन और दृष्टि डाल रहे हैं, अभी यहां पर जैसे बुद्ध बैठ जाते हैं, कारण भाई एक जो जिस जगह बुद्ध बैठा है उसको अपना मित्र मानता है इस जगह, यानी सूर्य और बुद्ध के अच्छे संबंध है। और फिर इसमें हम बात कर रहे हैं कि बुद्ध बेशक से थर्ड जेंडर है या कहीं नपुंसक है, लेकिन किसकी तरफ बाइस्ड है, ये पुरुष नपुंसक माना जाता है। तो एक प्रकार से ये भी प्रयोग है कि आपको थर्ड जेंडर के लिए एक मन में रिगार्ड रखना चाहिए, किन्नरों का सम्मान करना चाहिए, और कुछ संभव हो तो इनको फाइनेंशियल मदद भी की जा सकती है प्रयोग की दृष्टि से। फिर इसमें बात करते हैं कौन सी मिश्र धातु, ध्यान रखना है कांसा कोई धातु नहीं मानी जाती, एक एलॉय माना जाता है, और बुद्ध का भी एक मिला जुला सा जीवन है, इसलिए इसको भी कांसा धातु का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, या किसी को डोनेट करने के लिए कहा जाता है। खुद भी कांसे के बर्तन अगर अपने घर पे रखता है, कुछ अगर वो पूजा के लिए कोई बर्तन रखता है कांसे के, कांसा यानी कॉपर उसके अंदर है और उसके अंदर टिन है, दोनों को मिलने से कांस्य, जिसको हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, तो कांस्य पदक की बात करते तो बुद्ध की धातु मानी जाती है। शिशु, छोटा, मैं पहले बताया कि छोटे जीवन की बात करें या युवा अवस्था की बात करें, उसको बुद्ध के साथ जोड़कर देखना है। बहन, कोई भी आपके
जो भी जैसे बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये सारे पक्ष को बुद्ध के साथ जोड़कर देखना है। अभी जैसे इसमें माँ के बहन के लिए हम यहाँ से देखते हैं छठे भाव से, माँ ये है और इनके बहन यहाँ पर है। तो इन सभी को हमें प्रसन्न रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बुद्ध मेरा कमज़ोर है तो उनको कोई ना कोई ऑफरिंग देते रहना चाहिए। इनको जो भी जैसे गर्मियों में इनको कोई ग्रीन प्रकार के जैसे ड्रिंक्स आते हैं, जैसे बोल सकते हैं आप इस प्रकार के खस के जो ड्रिंक्स हैं वो उनको ऑफ़र किए जा सकते हैं। ठंडा भी होता है और इसका कलर भी वो, या ब्राह्मी इस प्रकार के ड्रिंक आते हैं, उनको दिए जा सकते हैं समय समय पर। तो वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। बुद्ध के ही कारकत्वों में माने जाते हैं त्वचा। तो त्वचा, कोई भी स्किन संबंधी उसको बहुत, देखिए बुद्ध अगर बलि है तो स्किन उसकी निर्दोष होगी, बड़ी सुंदर त्वचा होगी उसकी, निर्दोष, को कोई निशान नहीं होगा। और अगर बुद्ध कहीं पीड़ित है, देखिए किसी किसी के जीवन में तो रहता है भी आजीवन, बुद्ध कमज़ोर है तो उसका त्वचा रोग रहेगा ही रहेगा। किसी को होता है भाई ऐसा 3-4 साल रहा फिर इसको एकदम ठीक हो गया, मतलब कोई उसको दशा पैटर्न ऐसा मिल गया। अब अगर, क्योंकि एक प्रकार के विषाणु माने जाते हैं, ये वायरस माने जाते हैं, राहु केतु, उनके भी कारकत्वों में राहु को गिना जाता है। तो बुद्ध और राहु का मिलन, हालांकि राहु बुद्ध की राशियों में बड़ा बली हो जाता है 3 नंबर में, 6 नंबर में, लेकिन अगर बुद्ध के साथ राहु बैठा हुआ है तो बुद्ध की मनोवृत्ति बिगाड़ देता है। और आप इसको बिगाड़ने में भी क्या कहीं, आज सांसारिक दृष्टि से तो उसको सही कहा जा सकता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमने तय किया हमें इतना अर्निंग मिलना ही चाहिए, तो फिर उसके लिए वो लगा रहता, पूरी तरह बहिर्मुखी हो जाएगा कि भाई मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपनी बुद्धि से चाहे उसमें थोड़ा दोष भी शामिल करना पड़े वो मुझे हासिल करना है। तो वो बुद्ध और केतु का मिलन। तो इसलिए सांसारिक दृष्टि से कहीं या कलिकाल में इसका कोई बड़ा दोष हम नहीं कह सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रभात बलि। प्रभात का अर्थ है ऐसा नहीं कि पूरे दिन में बलि, मुख्य रूप से सूर्य उदय अभी जस्ट हुआ ही है, उस समय का जो समय होता है, हल्का हल्का गीलापन, ओस की बूंदें अभी भी दिख रही हैं, उस टाइम को हम बुद्ध का फेवरेबल टाइम मानते हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना कि कोई इस प्रकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये उस प्लैनेट को बहुत अच्छा लगता है ये वाला टाइम। क्लियर? यानी बस अभी सूर्योदय हुआ ही है, प्रभात का समय वो बहुत बढ़िया है, उषा काल से जस्ट बाद, यानी वही जैसे मान लीजिए सूर्योदय हुआ है 6 बजे, तो 6:30-7 बजे का टाइम उसको बहुत भाता है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वायुमंडल में गीलापन है, वो उसको अच्छा लगता है। हेमंत ऋतु एक प्रकार का बसंत का ही एक रूप है। बसंत में क्या होता है, ठंड के बाद गर्मी आने से पहले, और हेमंत यानी गर्मी के बाद ठंड आने से पहले। तो उस प्रकार का इसको मौसम प्रिय, ना ठंड बहुत ज़्यादा ना गर्मी बहुत ज़्यादा। गणेश इनके देवताओं में माने जाते हैं। अगर बुध ग्रह कभी कमज़ोर होता है तो गणेश जी की उपासना करना, गणेश जी को हरी दूब चढ़ाना और उनके रूप को भजना, उनके बारे में जानना। ध्यान रखना है जब हम किसी देवती को भजते हैं तो ऐसा ही नहीं है बस हम भज लें कि भाई क्यों ये लंबोदर कहे जाते हैं, क्यों ये गजानन है, यानी एलिफेंट हेड का अर्थ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। जब तक हम उनके देवताओं, क्योंकि आपको पता है याददाश्त के मामले में एलिफेंट सबसे समझदार जीव माना जाता है। क्लियर होगा? कई वर्षों की पुरानी चीज़ें भी उसको याद रहती हैं। क्लियर? तो इस प्रकार की चीज़ें, वो एक चलता फिरता सोनार की तरह कम्युनिकेट, बहुत दूर भी कोई है तो भी उससे कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि भाई गणेश जी की क्या क्या खूबियाँ हैं। क्लियर? और विष्णु को भी इनके डेटी माना जाता है, इनकी उपासना करनी चाहिए आपको। और फिर इसमें अथर्ववेद, अथर्ववेद की जब बात करते तो अथर्ववेद को हम जोड़ते हैं जितने भी प्राप्तियों के लिए की जाने वाले प्रयोग है। ध्यान रखना है, एक तो होता है भाई हमें प्राप्ति की बात नहीं करनी, पूरी निस्वार्थ भक्ति की बात करना है। एक है नहीं, हमारा जो कर्म है, जो भी हमने कर्म कांड किया उस कुछ प्राप्ति के लिए किया है, सांसारिक कोई लौकिक दृष्टि से प्राप्तियां, उसको कहीं ना कहीं हम बुद्ध के साथ जोड़, इसमें हम जादू टोना और तांत्रिक प्रयोग भी शामिल करते हैं।
अथर्ववेद से ही लिया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ रिलेट करता है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में बैठकर अध्ययन करना बहुत बढ़िया रहता है, यानी हमें नॉर्थ तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। साउथ फेस कभी भी करके नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर बुध कमजोर है कुंडली में। फिर इसमें सूर्य चंद्र का सानिध्य, एक बड़ी विशेष बात ध्यान रखना है कि भाई सूर्य को ये बहुत प्रिय है, चंद्रमा को भी ये बहुत प्रिय है, क्लियर, दोनों को ही बहुत प्रिय है। वो अलग बात है कि बुध सूर्य को तो अच्छा मानता है, लेकिन जैसे आपने पढ़ा हो उनके ग्रहों के कथाओं के बारे में, एक इनके जीवन के साथ एक बहुत बड़ा मिस्ट्री मानी जाती है बुध के। तो बुध चंद्रमा से खफा है, तो ध्यान रखना। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान देनी, चंद्रमा से बुध खफा है, लेकिन चंद्रमा इनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच इनकी, माने बुध की दो राशियां चंद्रमा और सूर्य को कवर करती हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अगर मिलकर बैठे हैं, साथ में बुध आ जाते हैं, तो फिर एक प्रकार से अमावस्या का दोष शांत हो जाता है, क्लियर। तो ध्यान देना है कि इसमें सूर्य चंद्रमा का सानिध्य सदैव अच्छा माना जाता है बुध के साथ, क्योंकि फिर बुध चंद्रमा के साथ जंग नहीं लड़ सकता है, क्योंकि बुध सूर्य का बेस्ट फ्रेंड है और सूर्य चंद्रमा का बेस्ट फ्रेंड है, क्लियर। तो फिर ये बहुत बली हो जाता है। तो वो ध्यान देना कि कई दफा अगर कोई अमावस्या का इस प्रकार का दोष भी है तो भी वो कट जाता है अगर बुध जैसा प्लैनेट वहां पर एक मीडियोकर की भूमिका में आ जाता है। फिर इसमें हम बात करते हैं सांस की नली। वैसे आपको एक बात ध्यान देने की, बुध सूर्य चंद्रमा के साथ ही नहीं, कोई लाइट साइड का प्लैनेट और डार्क साइड के प्लैनेट इकट्ठे बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि बैठे हैं, अगर साथ बुध बैठा हुआ है तो दोष काफी हद तक घट जाता है। नहीं तो पिता और पुत्र में वैमनस्व आ जाता है। अगर सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, दोनों ही बली और क्लोज कंजंक्शन में बैठे हैं, तो पिता और पुत्र में वैमनस्व संभव है। लेकिन बुध भी साथ बैठ जाए तो फिर वो दोनों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसमें फिर सांस की नली भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, ईसोफेगस है, रेस्पिरेटरी कनाल है। तो ध्यान देना, आपको कभी भी कोई इस प्रकार के, जैसे हाल ही में अभी कोरोना वायरस से हम जूझे, तो उसमें भी ये देखा गया जिसकी कुंडली में बुध कमजोर है, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस कमजोर है, उसको बहुत दिक्कत हुई इससे रिकवर करने में। कारण क्योंकि थर्ड हाउस हम सबकी कुंडली में ही सांस की नली को रिप्रेजेंट करता। अब क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये परमानेंट अलॉटमेंट है, ये स्थान दिया जा चुका है किसको, बुध को, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्री इमेज तो रहेगी बुध के पास। तो सांस की नली, भोजन की नली, इन सब चीजों में बुध का आधिपत्य देखा जाता है। फिर इसमें हम बात करते हैं गुर्दे, क्लियर। किसी को भी डायलिसिस संबंधी अगर विकार हो जाता है जो सिक्स्थ हाउस से संबंधित होता है, या काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में पड़ती है कन्या राशि, गुर्दे में विकार है तो बुध कमजोर। अब देखिए कई बार क्या सिक्स्थ हाउस हमने देखा कमजोर स्थिति में है, फिर हमने देखा बुध की स्थिति क्या है, तो बुध तो बहुत बली है। तो चाहे किडनी कमजोर है उसके बाद भी जीवन रुकने वाला नहीं है। देखिए जीवन रुकने का अर्थ होता है उस विषय के लिए बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक कई ऐसे हैं बीमार हैं, कोई उनको परेशानी नहीं है, पता लगा शुगर, दो प्रकार के लोग हैं, एक शुगर 200 है, एक का शुगर 180 है। 180 वाला हमेशा ही हॉस्पिटल उसको जाना पड़ता है, क्योंकि उसको जो इस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं क्योंकि किडनी के जरिए वो अलग करता है। तो जो यहाँ अब सिक्स्थ हाउस भी उसका कमजोर है, बुध भी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि बीमारी या छठा भाव कमजोर है वो एक अलग चीज है, लेकिन बुध कमजोर नहीं है, हम बच गए। रोग होने के बाद भी हम हॉस्पिटलाइज होने से बच गए। रोग तो अगर हम आज कलिकाल की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोग निकल आता है, उसके बाद भी उसका जीवन शानदार चल रहा है। कहता जी रोग है, कहता जी रोग है, बिल्कुल,
कहता जी हॉस्पिटल, कहता जी हॉस्पिटल कभी नहीं गए, 90 साल की उम्र हो गई है मेरी और रोग हमें 50-60 साल से लग गए थे, हॉस्पिटल नहीं गए। तो ये ध्यान रखना है कि बुध एक प्रकार का नेचुरल कारक होगा छठे हाउस का। कोई भी किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको बुध की स्थिति टटोलनी है। किस स्थिति में? तंत्रिका कोशिकाएं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। जहां तंत्रिका कोशिकाएं या नर्वस सिस्टम, नर्व सेल की बात आती है तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी, मैंने पहले ही बताया आपको, प्रतिक्रिया समय, रेस्पॉन्स टाइम, मैंने कहीं हाथ लगाया तुरंत मुझे पता लगा कि वो ठंडा है, मैंने हाथ पीछे कर लिया, या गर्म है, ये बुध ही कर सकता है। और अगर रिएक्शन टाइम कमजोर होगा तो हम ब्रेक नहीं लगा पाएंगे समय पर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सारा त्वरित जो निर्णय लेने की क्षमता है ये बुध के कारण है। बुध को बलि करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार हमारी संतान, उसका दिमाग तो है लेकिन उसका रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, रेस्पॉन्स करने में थोड़ा समय लेता है, इस कारण से वो स्कोर नहीं कर पाता है। एग्जाम में अगर बात करते हैं, एग्जामिनेशन में यही समस्या है बहुत बड़ी। पेपर आता है लेकिन वो उसने समय पर वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें बुध को बलि करना चाहिए। तो ध्यान देना, कोई भी इस प्रकार का विकार जिसका संबंध नर्वस सिस्टम से है, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है, गलत रूप भी इख्तियार कर सकता है। जैसे बुध बहुत कमजोर स्थिति में है, अस्त भी हो गया है और इसकी राशियों पर भी राहु ने कब्जा कर रखा है, और तो फिर बुध जो आपको बल देना है तंत्रिका तंत्र का, वो कम कर देगा। इस कंडीशन में गलत गलत ख्याल आना, अलग अलग प्रकार की चीजें, इल्यूजन, भ्रम के रूप में दिखाई देना, जिसको हम कई बार बोल देते हैं भाई इसको क्या बोलते हैं कि एक इस पर कोई किसी ने साया जादू टोना किया। ध्यान दीजिए, वो सब मस्तिष्क स्वयं डेवलप करता है, कहीं और से कुछ हुआ नहीं है। मस्तिष्क विकार की श्रेणी में इसको माना जाता है। कहते हैं भाई इसके ऊपर ऊपरी साया है, वो साया सब कहां से निकल रहा है? मस्तिष्क स्वयं डेवलप करता है उन चीजों को, और वो स्वयं अपने ही भय से भयभीत होता है। तो इसलिए बुद्धि या कहें उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रांग किया जाना चाहिए, बुद्ध को स्ट्रांग किया जाना चाहिए। वात पित्त कफ त्रिदोष, तीनों से ही बचा लेगा या तीनों में ही वो हमें फंसा देगा। क्लियर? वात पित्त और कफ, तो ये एक तीनों मिश्रित माने जाते हैं। इसमें आंतों के रोग, क्योंकि 6th हाउस से संबंध बन रहा है, तो ये इंटेस्टाइन फीवर जो भी होता है, जो भी आंतों के बुखार हैं, चाहे इसमें टाइफाइड है और आंतों संबंधी कोई भी विकार जिसमें आंतों से, चाहे आपको हैजा बुखार बन रहा है, बार बार गंदा पानी परेशान करता है, तो वो सब 6th हाउस से रिलेट करके देखना है। पक्षियों, पालतू पशु प्रेम, तो वैसे भी डोमेस्टिक एनिमल जो घर पर रखे जाते हैं, पालतू पशुओं, 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो पक्षियों से विशेष प्रेम होगा अगर बुध बली है। प्रकृति को निहारना उसको अच्छा लगता है। बुध कमजोर है तो वो पक्षी उसको नहीं, उसको भाते हैं, कहते हैं इसका क्या रिलेवेंस है। ध्यान दीजिए, बुध इस मामले में बड़ा निस्वार्थ भी है। ऐसा नहीं कि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है तो खाली वो कैश की बात करेगा, खाली वो धन की बात करेगा, नहीं। बुध को वाणिज्य में बड़ा उसका एक्सपर्ट है, वो अकाउंट्स में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन वो उसके अंदर एक निस्वार्थ भावना भी है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि प्रकृति प्रेम उसका स्वाभाविक गुण है बुध का। तो वो ध्यान रखना है कि प्रकृति से आपको भी प्रेम करना अगर बुध कमजोर स्थिति में है। क्लियर? पक्षियों को, खासकर कबूतर हैं जैसे, तो उसको बहुत प्रिय है। कबूतर जैसे राहु केतु के लिए भी अच्छे पक्षी, उनको दाना डालना माना जाता है। स्पर्धा भाव प्रेम, ध्यान देना, स्पर्धा कंपटीशन देखते हैं हम 6th हाउस से, किसी भी कंपटीशन को ओवरकम करना, लेकिन उसमें कोई फाइटिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर वो एक ईर्ष्या भाव वाली है तो फिर बुध कमजोर होगा। कुंडली में आप देख लीजिए। बात करते हैं छात्र जीवन। छात्र जीवन उसका बहुत अच्छा रहा है क्योंकि बुध बली है। छात्र जीवन सदैव पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, बुध कमजोर अवस्था में। भाषाविद, अलग अलग भाषाओं में उसकी पकड़ है, कारण बुध, क्योंकि उसको हम जोड़ रहे हैं 3य भाव के साथ। याद रखना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, सांसारिक वार्तालाप और आध्यात्मिक वार्तालाप 2य भाव के साथ देखते हैं। तो भाषाविद, जब हम भाषाविद की बात करते हैं तो 3य भाव की बात होगी। फिर इसमें कोई टाइपिस्ट, क्योंकि 3rd भाव
सभी प्रकार के कम्युनिकेशन वर्क है, चाहे वो डाई, इंक, कोई इस प्रकार की पत्रकारिता में है, वो बड़ा कमाल का वो इस प्रकार का वो किसी भी ऐसे व्यवसाय में है जहां पर कोई लिटरेचर वाला पार्ट वो कवर करता है, तो वो थर्ड भाव या कहें इसको बुध उसका बली है। इसमें फिर कोई भी संचार सेवा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रतिक्रिया समय, घ्राण शक्ति, क्लियर हो गया, ग्रहण करने यानी जो उसके सूंघने की शक्ति है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सांस की नली के साथ संबंध आ रहा है, तो सूंघने की शक्ति में दोष है, या कह सकते हैं उसको बार बार कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होता है, उसको सांस की नली में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो बुध कमज़ोर उसका होगा, क्लियर। फिर इसमें गाल स्वरूप यानी हमारा चीक अच्छा उभरा हुआ है, सुंदर है, तो निश्चित रूप से बुध बली होगा। और अगर ये कमज़ोर है, दबा हुआ है, तो बुध भी कमज़ोर होगा। हरी वनस्पति ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ग्रीन हाउस अगर संभव हो थोड़े क्षेत्र में भी लगाना तो लगाया जा सकता है। और इस प्रकार के जैसे ब्राह्मी है जिसका संबंध कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स टाइम को ध्यान देना, रेस्पॉन्स टाइम अगर मैंने कहा है कहीं बढ़ाना, तो बढ़ाना सही नहीं है, रेस्पॉन्स टाइम घटाना है, ध्यान रख, तो इस चीज़ को ध्यान, रेस्पॉन्स जितने कम समय में होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ये सब चीज़ें उसी के लिए पी जाती है। हरे रंग का लिक्विड होता है इनका अर्घ, और आंवला भी इसके लिए, इसको बहुत प्रिय है। अशोक का वृक्ष लगाना भी चाहिए, और कहते हैं अशोक के दर्शन बुद्ध बलि करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष भी बुद्ध के साथ या बुद्धि के साथ संबंध बनाकर देखा जाता है। धारण किया जा सकता है, उसको जल में रखकर वो जल पिया जा सकता है, यानी उसको रात भर रखें और रुद्राक्ष निकाल कर वो जल पिया जा सकता है। कबूतर बुद्ध के साथ कारकत्वों में माना जाता है। कहते भी ऐसे जातकों को जिसका बुद्ध कमज़ोर है वो बकरी के दूध को भी पिए तो भी वो बली होता है। सुनने की शक्ति, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के साथ आ रहा है, तो हम इसमें ध्यान देना, जब हम डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहे हैं तो सिक्स्थ हाउस आएगा ही आएगा, तो बुद्ध को ये पार्ट अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का सेवा भाव अगर आपके लिए संभव हो तो करना चाहिए। पन्ना इसका नग माना जाता है। वैश्य इसका वर्ण माना जाता है। वैश्य यानी पूरी तरह से सजग होकर, क्लियर, एक व्यापारिक बुद्धि से जमा घटा का ध्यान रखना या लाभ हानि का सही ढंग से, जो राष्ट्र हित में उसको बढ़ाने के लिए कार्य करता है, राष्ट्र के मुनाफे को, उसको हम वैश्य मानते हैं। पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व के साथ संबंध इसका देखा जाता है। ये इसके मुख्य रूप से कारकत्व, हालांकि इसमें कई ऐसे कारकत्व हैं जो रिपीट से जान पड़ते, वो हमने यहाँ शामिल नहीं किए, जो एक जैसे सही दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं इसमें बली और निर्बल, ये 3-4 इसके प्रकार हैं जिससे हम जान सकते हैं कि भाई ये बली है या निर्बल है। अब ज्ञानशील है व्यक्ति, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और सुंदर देह, क्योंकि बुद्ध में कहीं ना कहीं, बुद्ध कहीं भी बैठा है, इन राशियों का प्रभाव हमेशा रहेगा ही रहेगा, यानी ये कार्य तो उसको पूरा करना ही करना है। क्लियर हो गया? कम्युनिकेशन वाला पार्ट और कंपटीशन ओवरकम करने वाला पार्ट सिक्स्थ हाउस के साथ जोड़कर देखा जाता है जो। फिर इसमें वाणिज्य, विज्ञान, कला और संचार में दक्षता। क्लियर, वाणिज्य यानी कोई भी इस प्रकार का धन के संग्रह या कहें धन को सही ढंग से डील करना, कहाँ कितना पैसा रखना है वो में माहिर रहे। विज्ञान, कला, संचार में दक्षता, कम्युनिकेशन का कोई भी पार्ट, ये बहुत अच्छा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, इसमें कमाल की दक्षता मानी जाती है बुद्ध को। और शब्दकोश इसका बहुत विशाल है, शब्दों का चयन, इसके पास शब्दों की कमी नहीं है बुद्ध के पास। तो थोड़ी ही देर उनसे बात करके जातकों को आप समझ सकते हैं कि बुद्ध इसका बहुत बली होगा। ध्यान रखना है, दोनों प्रकार के व्यक्ति, चाहे कोई तामसिक हो चाहे कोई सात्विक हो, दोनों का ही बुद्ध बली हो सकता है। बुद्धि का तमस या सत्व से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर बृहस्पति भी बली है तो पूरी तरह सात्विक बुद्धि होगी। बृहस्पति कमजोर है लेकिन बुद्ध बहुत बली है, बुद्धिमान तो बहुत होगा। क्लियर? तो ये समझना है इस चीज को। शब्दकोश विशाल, विद्वान, लेखक
कुशल वक्ता, बोलने में प्रखर। मैंने पहले बताया सिलसिलेवार ढंग से बोलना। एक लाइन बोलने में कोई भी माहिर हो सकता है, लेकिन आपको कोई व्याख्यान देना है, और ऐसा व्याख्यान कि कोई कड़वा शब्द भी आए तो दूसरा को बुरा ना लगे, ये बुद्ध की विशेषता है। प्रवचन, कोई इस प्रकार का प्रवचन, ज्योतिषविद होने में बुद्ध बहुत मदद करता है। सम्मोहित करने वाला, उसकी वाणी वो बोलता जाएगा, बस हम सुनते ही जाएंगे। हालांकि कहते ये हैं कि भाई बोलने में ज्यादा माहिर है सेकंड हाउस प्रखर वाला। कि सेकंड हाउस वाले को किस प्रकार का बोलना, जो ज्योतिष और प्रवचन के लिए चाहिए, और संसार के लिए जो विषय रखना है वो थर्ड हाउस। संसार के लिए मतलब कोई मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, कोई बैंक की पॉलिसी सेल करता है, इतने अच्छे ढंग से कोई प्रेजेंटेशन देता है, कोई टीचर है किसी कॉलेज में, थर्ड हाउस। कोई दर्शन शास्त्र पढ़ाता है, ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाता है, वो सेकंड हाउस है। तो वो अलग अलग विषय हैं, ध्यान देना इस चीज का। तो इसमें राजनीतिक कौशल भी इसके अंदर रहता है। क्लियर? किसी अधिकारियों से बात करने की क्षमता बुद्ध को इसमें माहिर है। वो दोहरा व्यवहार, दोहरा व्यवहार क्यों? क्योंकि ये एक नपुंसक माना जाता है, या कहें ट्रांसजेंडर माना जाता है। तो इस प्रकार का कभी ऐसा लगेगा कि ये मेल डोमिनेटिंग हो रहा है, कभी ऐसा लगेगा ये श्रृंगार प्रधान की बात कर रहा है, फीमेल डोमिनेटिंग नेचर की बात कर रहा है। विपरीत लिंगो जातकों में प्रसिद्ध, तो अपोजिट सेक्स जो भी हो रहा है इनके बीच ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। खैर, कोई महिला है बुद्ध से प्रभावित तो पुरुषों की वो चहेती होगी, कोई पुरुष है तो महिलाओं का चहेता होगा। निर्बल, कमज़ोर में भी हम इन चीज़ों से उसको जान सकते हैं। संकीर्ण प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति में कमी, बौद्धिक स्तर बड़ा कमज़ोर होता है उसका। जो क्योंकि थर्ड हाउस को हम एक प्रकार का ऐसा मोटिवेशन है जहाँ कोई झगड़े या पराक्रम की बात नहीं हो रही, ध्यान देना है। मोटिवेशन है, लेकिन ये मोटिवेशन एक प्रेम के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ताकत उसमें नहीं होगी। निर्बल बुद्ध बचपन में अस्वस्थ रखता है और प्रारंभिक शिक्षा में रुकावट। ये ध्यान देना है, अगर आपका बुद्ध नीच का है, अस्त है और वक्री है, ऐसी परिस्थितियों में बुद्ध को शुरुआती परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। क्लियर? इसका कहीं ना कहीं कुछ अर्थ तो होगा ही। अब जैसे मैंने बोला भी, नीच के प्लैनेट से घबराना नहीं है, लेकिन अगर वो नीच का प्लैनेट आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से नीच भंग में नहीं आ रहा है, फिर थोड़ा हमें विचार करने की आवश्यकता है कि वो कहीं से भी हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो नीच का है लेकिन वो नीच भंग में आ गया है, इसका मतलब कि शुरुआत का जीवन थोड़ा हमारा बचपन में थोड़ा अस्वस्थ रहा, प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कतें आई, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया। अपरिपक्व सोच, उसकी मेंटेलिटी जो है वो कह सकते हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाली नहीं होगी। लोगों से डिस्कशन तो होता है, लेकिन वो जो बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन को डिबेट में कन्वर्ट कर देते हैं, झगड़ा होने लग जाता है। जड़ बुद्धि और बेईमान प्रवृत्ति, तो ये तब होगी जब बुद्ध कमज़ोर होगा। नाड़ी तंतु में कहीं ना कहीं समस्या, तंतु यानी हमारे जो नर्व सेल्स हैं उनमें कमज़ोरी आना, तो इन सब चीज़ों में कमी। ये कैसे देखा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी को ज़्यादा समस्या है तो उसको ईईजी कराना पड़ सकता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, और ब्रेन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, कोई भी उसको सामने आपने कोई जैसे कोई दिया जल रहा है, एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि कोई दिया जल रहा है, आपको दिख रहा है, उसको कुछ समय के लिए नहीं दिखता, थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करता है हाँ दिया तो वही है। ये आंखों का फॉल्ट नहीं है, ये हमारे न्यूरॉन्स का फॉल्ट है कि वो चीज़ वहाँ है उसके बाद भी उसको नहीं दिख रही है। ऐसा मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा उसको जैसे आपने बोला यार वहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेशन का बोर्ड लगा है, आपने अपने मित्र को दिखाया, उसने भी वहाँ देखा, उसको दिख ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब दोबारा देखेगा रीथिंक, हाँ वो यस अवेलेबल है, इसका मतलब बुद्ध कमज़ोर स्थिति में है। क्लियर? और त्वचा संबंधी विकार, देखिए अगर दशा अंतर दशा में कुछ ऐसा रहा है कि भाई कुछ चैलेंजिंग, जैसे राहु के बीच बुद्ध की अंतरदशा आई कुछ समय के लिए, तो आपको कहीं ऐसा
त्वचा रोग हो गया, कहीं खुजली, दाद, खाद, फंगस। लेकिन अगर बुध कुंडली में वैसे बली है तो चलेगा, फिर उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने। लेकिन अगर जीवन भर आप त्वचा रोग से पीड़ित हैं तो फिर आपको बुध को बलि करने के लिए निश्चित रूप से जो हमने कारकत्व वाली बात बताई है, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। गुर्दे, किडनी में समस्या हो सकती है, तो किडनी से रिलेटेड जो भी इशू है, आपको पता है किडनी में विकार के कारण ही हमें इस प्रकार या तो यूरिन हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है, तो और भी फिर किडनी की बीमारियों के कारण और भी कई बीमारियां रूप लेती हैं। उसमें फिर ये देखना होगा कि बुध के साथ साथ सूर्य भी कमज़ोर हो गया है, तो वो गठिया और बाया का रूप भी ले सकता है, हड्डियों में दर्द होगा, क्योंकि यूरिन के साथ हमारा कैल्शियम निकल रहा है, तो इसका मतलब सूर्य भी कमज़ोर है हमारा। क्लियर? बुध आदित्य योग की बात तो बहुत दूर की है। अगर बुध आदित्य योग है और इन दोनों में इस प्रकार से बुध आदित्य योग है कि गैप थोड़ा ज़्यादा है, कि भाई सूर्य की डिग्री मान लीजिए 5 और इसकी 25, तो फिर ये अच्छे बुध आदित्य योग के लक्षण होंगे। हड्डियां भी अच्छी, कैल्शियम बॉडी में भरपूर, और उसका जो किडनी भी अच्छी है, रिएक्शन टाइम भी कमाल का, तो ये ध्यान। और अगर कहीं बुध भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं कैल्शियम या बोन को रिप्रेजेंट करता है, तो यूरिन या किडनी के माध्यम से ही सारा कैल्शियम निकल जाएगा। ये विटामिन डी डेफिशिएंसी के भी लक्षण होते हैं। आंतें, क्लियर? आंतों में चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत में कमी होगी। वाक शक्ति दोष, कोई भी इस प्रकार का बोलने में तुतलाना, जीभ लड़खड़ाना, ये सब चीजें बुध कमजोर होने के कारण होता है। तो ये हमने बुध बली निर्बल पहचानने के लिए आपको कुछ पॉइंट बताएं। इसके कारकत्वों के बल को जानकर हम ये जान सकते हैं कि भाई वो बली है। इसी से प्रयोग भी किए जा सकते हैं इनफैक्ट, कि आप जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर संभव है तो जो जो बुध को प्रिय है वो चीज़ें खुद को भी वो उनके आसपास रखें, जातक के आसपास, तो निश्चित रूप से उसका फल जातक को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।